बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फ़याज़ अहमद है। आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ एक और घुटने की कंडीशन, घुटने का दर्द लेके, जिसको नी बर्साइटिस कहते हैं। घुटने का दर्द नी बर्साइटिस की वजह से। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि नी बर्साइटिस है क्या, किन वजूहात की बिना पे हो सकता है, इसकी अलामात क्या है, घुटने में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से नी बर्साइटिस हो सकता है और इसकी तशख़ीस हम कैसे कर सकते हैं और मुमकिना तरीक़े इलाज क्या है। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप इस कंडीशन के बारे में मुकम्मल समझ सकें और इसका बेहतरीन तरीक़ा इलाज ढूंढ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं नी बर्साइटिस से कि नी बर्साइटिस क्या है। व्हाट इज़ नी बर्साइटिस? Knee bursitis is the inflammation of the bursa located around the knee. नी में जो भी बर्साज हैं उनकी इन्फ्लेमेशन होगी तो उसको हम नी बर्साइटिस कहते हैं। अब बरसा है क्या? बरसा एक फ्लूइड फिल सेक होता है, एक थैला नुमा स्ट्रक्चर जिसके अंदर पानी होता है, एक गुब्बारा नुमा स्ट्रक्चर जो कि पानी के साथ फिल्ड होता है। इसका काम क्या है? कुशन प्रोवाइड करना, शॉक एब्जॉर्बर कैपेसिटी इसमें होती है और फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। मेन इसका फंक्शन जो है वो दो स्ट्रक्चर के दरमियान फ्रिक्शन या रगड़ को कम करना होता है। जिस तरह कि हमने प्रीवियस वीडियोस में ये देखा था, कार्टिलेज का काम जो है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करना होता है दो हड्डियों के दरमियान। इसी तरह ये स्ट्रक्चर भी है जो सॉफ्ट स्ट्रक्चर के दरमियान मोस्ट कॉमनली फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। कौन कौन से स्ट्रक्चर के दरमियान फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है? ये टेंडन और लिगामेंट के दरमियान फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, टेंडन और कैप्सूल के दरमियान, लिगामेंट और कैप्सूल के दरमियान, टेंडन और बोन के दरमियान फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है और मसल के दरमियान फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। घुटने में कितने बरसाज हैं और कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, ये हम इस स्ट्रक्चर के थ्रू देखते हैं। तो चलिए, ये मॉडल है इंसानी घुटने का जिसके थ्रू हम देखेंगे कि बरसा कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। तो टोटल घुटने में जो बरसाज है वो 12 है, 12 बरसा है इंसानी घुटने में। और कहाँ कहाँ पे है? 4 बरसाज जो हैं वो इंटीरियर एस्पेक्ट पे हैं, 2 बरसा लेटरल एस्पेक्ट पे है, 2 मीडियल एस्पेक्ट पे है और 4 बरसाज जो है वो पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे है। अब इंटीरियर एस्पेक्ट पे कौन कौन से बरसाज हैं और कहाँ कहाँ पे हैं, शुरू करते हैं। सुप्रापेटलर बरसा, ये पेटलर बोन है, इसके ऊपर जो बरसा होता है उसको सुप्रापेटलर बरसा कहते हैं। सुप्रापेटलर बरसा जो क्वाड्रिसेप्स टेंडन है और शेफ्ट ऑफ द फीमर है, इसके दरमियान लोकेटेड होता है। जिस तरह मैंने यहाँ पर ये फिंगर्स रखी हुई है, ये फिंगर्स देखें, इन दोनों के दरमियान जो बरसा है उसको सुप्रापेटलर बरसा कहते हैं। और अगर इसकी इन्फ्लेमेशन होगी तो उसको सुप्रापेटलर बरसाइटिस कहेंगे। ये बरसा क्वाड्रिसेप्स टेंडन और शेफ्ट के दरमियान रगड़ या फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। दूसरा बरसा जो है उसको प्री पेटलर बरसा बोलते हैं, जो कि पेटला के ऊपर होता है, जहाँ पर मैंने ये फिंगर्स रखी हुई है, यहाँ पर लोकेटेड होता है। और ये स्किन है और पेटलर बोन के दरमियान होता है। इन दो स्ट्रक्चर के दरमियान फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। प्री पेटलर बरसा जो है वो स्किन और पेटला के दरमियान फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। जब भी हम मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट करते वक्त जो पेटला मूव करता है स्किन के अंडर, तो ये इस रगड़ को कम करता है ताकि उस रगड़ की वजह से कोई इन्फ्लेमेशन या डिसफंक्शन ना हो। अगर इस बरसा की इन्फ्लेमेशन होगी तो इसको प्री पेटलर बरसाइटिस कहेंगे। तो ये सबकुटेनियस बरसा है जो स्किन के नीचे होता है, ये डीप नहीं होता। जिस तरह हमने सुप्रापेटलर बरसा का कहा, सुप्रापेटलर बरसा देखा, वो डीप है। तो ये सुपरफिशियल है, इसको सबकुटेनियस बरसा भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो सबकुटेनियस बरसा है वो पेटला के नीचे है। ये पेटला बोन है, इसके नीचे ये जो टेंडन है पेटलर टेंडन, ठीक है, इसके ऊपर होता है और स्किन के नीचे होता है। ये भी सबकुटेनियस बरसा है और ये फ्रिक्शन रिड्यूस करता है, स्किन और पेटलर टेंडन के दरमियान फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। ये मैंने जहाँ पर फिंगर्स रखी हुई है बिल्कुल यहाँ पर लोकेटेड है। ये बिल्कुल पेटला और टिबियल ट्यूबरकल जो है, जो शिन बोन का ट्यूबरकल जो है, ये जो प्रोमिनेंट एरिया है, इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड है और पेटलर टेंडन के ऊपर है। ये दो सबकुटेनियस बरसा हैं।
अब यहाँ पे एक डीप बर्सा होता है जो कि पेटेलर टेंडन के नीचे होता है और शिन बोन के सुपीरियर एस्पेक्ट के इंटीरियर साइड पे होता है। यहाँ पे ये देखिए मैंने फिंगर्स यहाँ पे रख दिए, यहाँ पे लोकेटेड होता है। और ये बर्सा, इसको इंफ्रापेटेलर या डीप बर्सा भी कहते हैं। और ये बर्सा फ्रिक्शन या रगड़ को कम करता है, पेटेलर टेंडन और सुपीरियर शिन बोन के दरमियान फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। ये 4 बरसात है जो कि इंटीरियर साइड पे, नी के इंटीरियर साइड पे लोकेटेड हैं। अब हम लेटरल साइड पे देखते हैं कि लेटरल साइड पे कौन कौन से बरसा हैं। आप ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। लेटरल कोलेटरल लिगामेंट का क्या काम है, वो सुपीरियर बोन जो फीमर है उसको इंफीरियर बोन जो लोअर लेग के बोन्स है फेबुला के साथ अटैच रखता है, नी जॉइंट को आपस में इंटैक्ट रखता है। अब इसके और यहाँ पे जो मसल्स हैं, जिस तरह इलियोटिबियल बैंड या बाइसेप फीमोरस का टेंडन जो है उसके दरमियान, बाइसेप फीमोरस टेंडन के नीचे और इस स्ट्रक्चर के ऊपर, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट के ऊपर और बाइसेप फीमोरस टेंडन के नीचे, इन दोनों के दरमियान लेटरल बरसा होता है जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। अब एक बरसा इससे डीप होता है जो कि लेटरल कोलेटरल लिगामेंट और लेटरल साइड के कैप्सूल के दरमियान होता है, इसको लेटरल बरसा भी बोलते हैं। तो अगर इसकी इन्फ्लेमेशन होगी इसको लेटरल बरसाइटिस भी कहते हैं। अच्छा, इसके बाद ये 2 बरसा थे लेटरल साइड पे। इसके बाद हम मीडियल साइड पे जाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है। मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट या पेस एंसेरियस। पेस एंसेरियस क्या है? पेस एंसेरियस जो टेंडन है वो 3 मसल्स के टेंडन कंबाइन होके यहाँ पर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द टिबिया के ऊपर अटैच्ड है, जो सेमी टेंडनोसिस, रेक्टस फीमोरिस और ग्रेसेलस मसल तीनों के टेंडन कंबाइन होके यहाँ पर इंसर्टेड हैं। इसके और जो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है इसके दरमियान एक बरसा है जिसको मीडियल बरसा कहते हैं और वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है मीडियल साइड के मसल्स और मीडियल कोलेटरल लिगामेंट के दरमियान फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। अब यहाँ पर एक डीप बरसा होता है जो कि मीडियल कोलेटरल लिगामेंट के नीचे और मीडियल कैप्सूल के ऊपर होता है, जो कि कैप्सूल और मीडियल कोलेटरल लिगामेंट के दरमियान फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहा है। तो ये 2 बरसात है मीडियल साइड पे, 2 लेटरल साइड पे। अब हम पोस्टीरियर साइड पे देखते हैं कि कौन कौन से बरसा हैं। पोस्टीरियर साइड पे टोटल 4 बरसा हैं। गैस्ट्रोनीमियस मसल जो है वो काफ मसल के एक पार्ट है जिसके 2 हेड्स हैं। एक मीडियल हेड जो कि मीडियल कंडाइल ऑफ द फीमर के ऊपर अटैच्ड है, एक लेटरल हेड जो लेटरल कंडाइल ऑफ द फीमर के ऊपर यहाँ पर अटैच्ड है। ठीक है, जो लेटरल हेड है उसके नीचे एक बरसा है जिसको लेटरल पोस्टीरियर लेटरल बरसा कहते हैं या सब गैस्ट्रोनीमियस बरसा भी कहते हैं। तो इसको, ये बरसा जो है ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है लेटरल पोस्टीरियर लेटरल कैप्सूल और जो गैस्ट्रोनीमियस मसल है उस टेंडन के दरमियान फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। इसी तरह मीडियल साइड पे जो मीडियल हेड ऑफ द गैस्ट्रोनीमियस मसल है और कैप्सूल के दरमियान एक बरसा है, ये कैप्सूल और इस टेंडन के दरमियान फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। अब इसके साथ जो तीसरा जो बरसा है वो है जो सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल है, जो हैमस्ट्रिंग मसल का मीडियल पार्ट है सेमी मेम्ब्रेनोसिस, वो मसल आके टिबिया के मीडियल एस्पेक्ट के ऊपर अटैच्ड है, सुपीरियर टिबिया के मीडियल एस्पेक्ट के ऊपर अटैच है पोस्टीरियर साइड के ऊपर। और इसी तरह जो गैस्ट्रोनीमियस मसल है उसका मीडियल हेड जो है वो यहाँ पे अटैच्ड है, मीडियल कंडाइल ऑफ द फीमर के ऊपर अटैच्ड है। इस 2 टेंडन के दरमियान ये बरसा मौजूद है और ये फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहा है सेमी मेम्ब्रेनोसिस और मीडियल हेड ऑफ द गैस्ट्रोनीमियस के दरमियान फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। और अगर इसमें कोई इन्फ्लेमेशन होगी उसको हम मेम्ब्रेनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस बरसाइटिस भी कहते हैं। ये 3 बरसा हो गए पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे। अब चौथा बरसा जो है वो पोप्लिटियल बरसा है, जो पोप्लिटियस मसल है। पोप्लिटियस मसल पोस्टीरियर साइड पे शॉर्ट मसल है जो कि नी जॉइंट की स्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा अहम किरदार है उसका। तो वो लेटरल कंडाइल से ओरिजिनेट हो रहा है और आके यहाँ पर अटैच्ड है, यहाँ से ओरिजिनेट हुआ और यहाँ पे अटैच हुआ, ये एरिया।
इसके नीचे और कैप्सूल, पोस्टीरियर कैप्सूल के ऊपर, ये बरसा, पोप्लिटियस बरसा, पोप्लिटियस मसल और पोस्टीरियर कैप्सूल के दरमियान फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। तो इनमें से सारे मसल्स की सारे बरसा की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉमन इन्फ्लेमेशन जो है वो प्री पेटेलर बरसा की बहुत ज़्यादा कॉमन इन्फ्लेमेशन होती है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि बरसा की लोकेशन क्या है और कौन कौन से स्ट्रक्चर के दरमियान मौजूद है और कौन कौन से स्ट्रक्चर के दरमियान फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहा है। अब हम चलते हैं कि नी बरसाइटिस की वजूहात क्या है। नी बरसाइटिस की कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से बरसा की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे नील पोजीशन। कोई किसी बंदे की जॉब डिस्क्रिप्शन ऐसी है कि उसको कंटिन्यूसली इस पोजीशन में बैठना पड़ता है, नी बेंड करके उसके ऊपर बैठना पड़ता है, तो कंटिन्यूसली प्रेशर की वजह से प्री पेटेलर बरसा की इन्फ्लेमेशन हो सकती है। या या कंटिन्यूसली रिपीटेड फ्लेक्शन एक्सटेंशन, किकिंग, जंपिंग, जिस तरह के फुटबॉल प्लेयर्स में किकिंग होती है, जंपिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, बास्केटबॉल प्लेयर में कंटिन्यूसली जंपिंग होती है, तो उनमें फ्रिक्शन की वजह से, कंटिन्यूसली फ्रिक्शन की वजह से इन बरसास की इन्फ्लेमेशन होती है। अगर यहाँ पर पेन होगा लोकलाइज तो उसको प्री पेटेलर बरसाइटिस हो सकता है। सुपीरियर एस्पेक्ट पे सुपीरियर बरसा इन्वॉल्व हो सकता है, अगर पेन नीचे हो सकता है तो इंफ्रा पेटेलर बरसा इन्वॉल्व होगा। तो ये दो वजूहात। इसके अलावा अगर मसल्स टाइट है बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल क्वाड्रिसेप मसल्स टाइट है और वो सख्त हैं और वो पेशेंट जो है वो घुटने को की फ्लेक्शन कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा इन सारे बरसास के ऊपर, उसकी वजह से भी बरसाइटिस हो सकता है। और इसके बाद नेक्स्ट जो है, अगर कोई ट्रामा होता है, कोई पेशेंट जो है वो गिरता है, घुटनों के बल गिरता है, घुटनों के ऊपर गिरता है, तो उसकी वजह से बरसा की इन्फ्लेमेशन हो सकती है। या डायरेक्ट हिट, किसी चीज़ ने आके हिट किया, गाड़ी की वजह से, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, या कोई भी चीज़ आके हिट कर सकती है घुटने के ऊपर, उसकी वजह से ये इन्फ्लेमेशन हो सकती है। ये कॉमन काजेज़ थे नी बरसाइटिस के। और आप जहन में ये रखें कि जो भी बरसा इन्वॉल्व होगा वहाँ पर लोकलाइज पेन होगा। अब हम चलते हैं कॉमन सिम्टम्स इसके क्या होंगे। तो सिम्टम्स में सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम जो है वो लोकलाइज पेन है, मतलब जो एरिया इन्वॉल्व होगा उसी के ऊपर पेन होगा, उस एरिया में पेन होगा। पेन की वजह से जो मसल्स हैं, जो पट्टे हैं घुटने के अराउंड, जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, जो पट्टे हैं, वो सख्त होंगे, स्पाज़म में होंगे, और इसी स्पाज़म और पेन की वजह से जो है वो नी जॉइंट की रेंजेस भी कम हो जाएंगी। पेशेंट को फुल नी बेंडिंग में पेन होगा, फुल नी बेंडिंग में, और यहाँ पे स्वेलिंग होगी, इस एरिया पे स्वेलिंग होगी, ये जगह थोड़ी सी एलिवेटेड होगी, स्वेलिंग होगी। अगर यहाँ पे बरसाइटिस है, अगर ऊपर होगा तो वो वाली जगह स्वेल होगी, और नीचे होगा तो ये वाली जगह स्वेल होगी, जो इंफ्रापेटुलर एरिया है। और इसके अलावा रेंजेस कम होंगे, एक्टिविटी लिमिटेशन होगी पेन की वजह से, वो ज़्यादा एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकेगा इसी पेन की वजह से। ये कुछ कॉमन सिम्टम थे। पेन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। अब हम चलते हैं डायग्नोसिस की तरफ। तो डॉक्टर या कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल इसको डायग्नोस कैसे करेगा। डायग्नोसिस जो है वो मेनली क्लिनिकल होती है, मेडिकल डायग्नोसिस होती है। जब पेशेंट जाता है तो डॉक्टर जो है वो कुछ चीज़ें देखता है घुटने में। घुटने को सबसे पहले वो एक्सपोज कर देता है, और एक्सपोज करने के बाद उसको ऑब्जर्व करता है कि स्वेलिंग कहाँ पे है। अगर प्री पेटेलर बरसाइटिस होगा तो स्वेलिंग यहाँ पे होगी, सुप्रा पेटेलर बरसाइटिस होगा तो यहाँ पे स्वेलिंग होगी, इंफ्रा पेटेलर बरसाइटिस होगा तो इन्फ्लेमेशन यहाँ पे होगी, स्वेलिंग यहाँ पे होगी। तो एक अलामत जो है वो स्वेलिंग है, स्वेलिंग चेक करेगा। दूसरा वो टच करेगा और टेम्परेचर चेक करेगा, तो टेम्परेचर ज़्यादा होगी, इंक्रीज़ होगा। और तीसरा रेडिश होगा ये एरिया। चौथा पेन होगा यहाँ पर, मतलब वो टच जब करेगा तो यहाँ पर पेन होगा। तो ये कॉमन चीज़ें वो देखेगा, तो मेनली क्लिनिकली वो डायग्नोस करेगा कि ये नी बरसाइटिस है। इसके अलावा MRI और अल्ट्रासाउंड करवा सकता है उस बरसा को रूल आउट करने के लिए कि बरसा में सूजन, इन्फ्लेमेशन या पानी की मिकदार ज़्यादा तो नहीं होगी। अगर पानी की मिकदार ज़्यादा है तो वो डायग्नोस कर देता है कि ये बरसाइटिस है, नी बरसाइटिस है। अब हम चलते हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ। तो नी बरसाइटिस को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं।
घर में क्या कर सकते हैं या डॉक्टर क्या करेगा। डॉक्टर मेनली पेन मेडिकेशंस देगा और फिजियोथेरेपिस्ट की तरफ रेफ़र करेगा। घर में मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ कि अगर ये कंडीशन, ये अलामात हो तो आप सिंपल आइसिंग करें, बर्फ़ की टकोर करें, क्योंकि इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए आइसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ताकि इन्फ्लेमेशन जो है वो रिड्यूस हो। उसके बाद टेप लगा लें, घुटने के ऊपर जहाँ पर भी पेन है वहाँ पर टेप लगा लें या क्रेप बैंडेज अप्लाई कर लें, कंप्रेशन अप्लाई करें, क्रेप बैंडेज लगाएं। और उसके अलावा थोड़ा सा जॉइंट को एलिवेट रखें ताकि स्वेलिंग जो है वो रिड्यूस हो। ये कुछ होम रेमेडीज़ है जिससे आप पेन को कम कर सकते हैं। बाकी फिजियोथेरेपिस्ट के पास आप जब जाएंगे तो वो आइसिंग करेगा, बर्फ़ की टकोर और टैपिंग टेक्निक और कंप्रेशन या एलिवेशन, ये कुछ मेजर्स करेगा ताकि पेन रिड्यूस हो। लेटर ऑन वो स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज, अगर कुछ मसल्स वीक हैं तो उनकी स्ट्रेनिंग, क्योंकि कॉमन पेन की वजह से कुछ मसल्स जो है वो वीक पड़ जाते हैं, तो उसकी स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज करवाएगा। मेनली जो मसल्स इन्वॉल्व है वो क्वाड्रिसेप मसल्स हैं, वो इन्वॉल्व है, उसकी स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज करवाएगा। और उसके अलावा जो है वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, अगर कुछ मसल्स टाइट है, जिस तरह के हैमस्ट्रिंग अगर टाइट है तो उसकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करवाएगा। तो ये साइड पे आप इमेजेस में देख सकते हैं कि क्वाड्रिसेप की स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज और हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग या काफ की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कैसे करते हैं वो करवाएंगे। और उसके अलावा एक्टिविटी मॉडिफिकेशन कुछ करवाएंगे, मतलब जो भी कॉजेटिव जो काज है उस काज को रिड्यूस करेंगे, मतलब जिस एक्टिविटी की वजह से ये कंडीशन हुई है उसको रिस्ट्रिक्ट करना है। बार बार जंप करना, नील पोजीशन में रहना, उसको अवॉइड करना है। और लास्ट ऑप्शन में ट्रीटमेंट में सर्जन जो है वो एस्पायरेशन करता है, मीन के सर्जिकल इंटरवेंशन तो ये सच नहीं होती, बस सिरिंज के थ्रू जहाँ पर बहुत ज़्यादा सूजन होती है वहाँ से पानी निकाल देना ताकि सराउंडिंग स्ट्रक्चर पे प्रेशर कम हो और प्रेशर की वजह से जो पेन हो वो रिड्यूस हो जाए। तो एस्पायरेशन से पेन एकदम ही रिड्यूस हो जाता है। तो ये कॉमन ट्रीटमेंट थी। तो बेहतर तरीका यही है कि आप डॉक्टर के पास जाएं ताकि वो आपको एडवाइस करें कि इस कंडीशन को कैसे ट्रीट करना है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगर आप चाहते हैं मैं किसी और मसले के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में लाजमी मेंशन कीजिएगा। अगर इस प्रॉब्लम के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट में मेंशन कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको आंसर कर सकूँ। आज के लिए इतना काफ़ी है, आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।